Hello dear students, in this video we are going to study Kohlrausch law and its applications. ये कोलरॉच लॉ कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें ऐसी कोई भी लैम्बडा इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं मिलती एक्सपेरिमेंटली, तो उसके लिए कोलरॉच ने एक लॉ दिया है. So by using that law we can find out the lambda infinity value for weak electrolytes also. So किस तरीके से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, तो क्या किया उन्होंने वो लॉ बनाने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारे पेयर्स लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, और उस पेयर में उन्होंने कॉमन आयन रखा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं KCl और NaCl, तो यहाँ पर Cl कॉमन आयन है, ठीक है। फिर वही उन्होंने पोटेशियम और सोडियम लिया, उसके साथ में जो कॉमन आयन था वो चेंज कर दिया, Br किया। तो इस तरीके से उन्होंने पेयर्स लिए, डिफरेंट पेयर्स लिए जिनमें कॉमन आयन्स है। फिर हर एक के लिए उन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंसेस मेजर किए और उनके बीच का डिफरेंस निकाला, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस उनको मिला, ये डिफरेंस हर बार उनको सेम मिलता गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर KNO3 NaNO3 के लिए उन्होंने, तो ये डिफरेंस देख रहे हैं आप, हर बार उनको सेम डिफरेंस मिलता गया। वैसे ही उन्होंने इधर जैसे एनायंस चेंज किए और कैटायंस जो है वो सेम रखे, ठीक है। कैटायंस कॉमन रखे हैं, यहाँ पर एनायंस कॉमन रखे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी की। फिर उनका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो भी आयन है उस इलेक्ट्रोलाइट में, वो अपनी एक पर्टिकुलर कंडक्टेंस कैरी, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, ठीक है। तो इस पर से चाहे वो किसी भी आयन के साथ जुड़ा हुआ, चाहे कोई कैटायन, कोई भी कैटायन या फिर एनायन अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने का पावर रखता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विथ विच आयन इट इज़ प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस पर से लॉ बनता है, स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो कोई भी हो, वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज अ सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हम ले लेते हैं तो उसके लैम्बडा इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका कंडक्टेंस उस इलेक्ट्रोलाइट का वो होगा, उसमें जो भी आयंस है मतलब कैटायन और एनायंस है, उनके लैम्बडा वैल्यूज़ की सम होगी, ठीक है। तो ये है कोलरॉच लॉ। तो इस लॉ के यूज़ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्बडा इन्फिनिटी वैल्यू है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस पार्ट में देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके ट्रांसपोर्ट नंबर पर से, और साथ ही में डिफरेंट उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉमन आयन 3 इलेक्ट्रोलाइट मेथड है, उस पर से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे होते हैं देखते हैं वन बाय वन। इसके पहले हम एक ग्राफ देख चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो इस तरीके का वो ग्राफ था, ये लैम्बडा वैल्यू थी, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन था। तो आपको याद होगा जैसे हमने यहाँ पर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो हमें उसकी एक इनफाइनाइट लैम्बडा इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लेकिन अगर हम वही वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH3COOH ले लिया, तो इसका जो है हमें लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलती है। तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन करना है हमें लैम्बडा इन्फिनिटी का, तो उसके लिए पहली मेथड है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, किसी भी कोई भी आयन अगर है, ठीक है, तो वो आयन टोटल करंट में से कितना करंट कैरी करता है वो स्पेसिफिक आयन, वो होता है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर, या उसे ट्रांसफरेंस नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर यूज़ करके हम लैम्बडा इन्फिनिटी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें दो आयंस है, अमोनियम NH4+ और OH-। तो हमें लेना है अमोनियम वाला, दैट इज़ NH4+
वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और OH माइनस वाला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जैसे NH4 है तो उसका अगर हम सॉल्ट ले लें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ KOH NaOH जो भी है आप ले सकते हो, NaOH ये दो बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से चॉइस करना है। जो भी हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके जो आयंस है उसके हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, अब जैसे कंसिडर कर लिया हमने तो लैम्डा NH4 प्लस वो वैल्यू हमें मिल जाती है। लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें इजीली मिल जाएगी। अमोनियम क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट नंबर हमें पता होता है, ये भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके मेथड्स जो है एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट करने के ये नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको। तो इन दोनों वैल्यूज़ का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपको लैम्डा वैल्यू मिल जाएगी अमोनियम की। ठीक है, अमोनियम आयन की, और फिर वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन की भी मिल जाएंगे। अब क्या करना है, बस इन दोनों वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है, आपको मिल जाएगी लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू फ्रॉम ट्रांसपोर्ट नंबर्स फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड मेथड जो यूज़ की जा सकती है वो है 3 इलेक्ट्रोलाइट मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, तो जैसे अगर आपको एसिटिक एसिड का लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर जो एसिटेट आयंस है और ये H प्लस आयंस है। ठीक है, इसके ये कैटायन और इसका एनायन बनता है एसिटेट आयंस CH3COO माइनस। तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है हमें, तो वो बनेगा, सॉल्ट ले लिया हमने सोडियम एसिटेट। ठीक है, और ये जो है H प्लस इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हम इन दोनों के वैल्यूज़ को कंबाइन करेंगे तो ये Na और Cl ये एक्स्ट्रा बन रहे हैं यहाँ पर, तो हमें वहाँ से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। इसलिए फिर से लेंगे हम ये इन दोनों से बनने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज़ NaCl। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हमको लेने हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड है इसकी लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, एसिटेट आयंस की लैम्डा वैल्यू और H प्लस की लैम्डा वैल्यू ये ऐड करेंगे तो वो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया सोडियम एसिटेट, उसकी लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू इजीली हमें एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगी, वो होगी इन दोनों की एडिशन। ठीक है, और जो HCl हमने लिया, ठीक है, HCl की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलती है हमें, वो इन दोनों की एडिशन होगी। NaCl भी एक्सपेरिमेंटली मिल जाएंगी वैल्यू, वो इन दोनों आयंस की लैम्डा वैल्यू की एडिशन होगी। अब इन सारे जो वैल्यूज़ हमको मिले अगर इन सब को हम ऐड कर दें इस तरीके से, ठीक है, लैम्डा सोडियम एसिटेट का HCl का इन दोनों को ऐड कर देंगे और NaCl का जो एक्स्ट्रा बना था उसे हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं ताकि वो वहाँ से निकल जाए। तो कैसे होगा, ये लैम्डा Na प्लस और ये माइनस वाला ये निकल जाएगा, ये प्लस Cl ये माइनस Cl ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या फिर यहाँ पर CH3COO माइनस एसिटेट और H प्लस। ठीक है, तो ये दोनों का मिला के हमें लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू एसिटिक एसिड की मिल जाती है। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रोलाइट्स चॉइस करके हम इजीली लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन हुए कोलरॉच लॉ के। नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए उस इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए हमने ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया CH3COOH। ठीक है, अब ये जो है ये डिसोसिएट किस तरीके से होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, ये कहाँ, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, जैसे ये फिर ये जो है इसके आयंस बनेंगे कैसे, CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है,
तो ये CH3CO माइनस और H प्लस, इस तरीके से इसका डिसोसिएशन हुआ। तो जितने हमने इसके टोटल मोल्स लिए वो रहेगा डिनोमिनेटर की वैल्यू, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने डिसोसिएट हो गए वो रहेगी न्यूमरेटर में वैल्यू, ठीक है। तो ये जो रेशो हमको मिलेगा वो होगा अल्फ़ा, दैट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर से हमें मतलब इस कोलरॉच लॉ को यूज़ करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर हम एक्सपेरिमेंटली हमें वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। और अभी हमने देखा दो मेथड्स, ट्रांसपोर्ट मेथड और 3 इलेक्ट्रोलाइट्स मेथड, उस पर से हम उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला बनेगा फिर लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा वैल्यू दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोलरॉच लॉ का यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हुआ कोलरॉच लॉ का टू डिटरमाइन द अल्फ़ा वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी तरीके से सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब कैसे, जैसे अगर आपने NaCl लिया, ये अगर हम वाटर में डाल देते तो आपने ये बहुत बार किया होगा घर में, तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डालने के बाद में उनकी बहुत कम क्वांटिटी उसमें डिज़ोल्व होती है, तो ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट्स का अगर हमें सोल्यूबिलिटी निकालना कितने परसेंटेज में या कितना उनका सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हुए वो, तो वो निकालने के लिए हमें कोलरॉच लॉ का यूज़ होता है। किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें उसकी सोल्यूबिलिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू के बाय सी, वेयर के इज़ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सी है उसका कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का, जो भी हम सॉल्ट लेंगे स्पैरिंगली सोल्यूबल वाला उसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वही हम लैम्डा की जगह पे इन्फिनिटी वैल्यू लेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी की, तो हमारा ये वैल्यू बनेगा फॉर्मूला लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल टू के बाय सी। अब ये लैम्डा इन्फिनिटी वैल्यू जो है ये जिस समझो वाटर में हमने उसे डिज़ोल्व किया है उस स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को, ठीक है। तो जितना वो डिज़ोल्व हुआ उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन बना, और वो कॉन्सेंट्रेशन मतलब हुई उसकी सोल्यूबिलिटी। तो इसका मतलब C इज इक्वल टू S हो गया, मतलब जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है उतनी उसकी सोल्यूबिलिटी हो गई। तो वही फार्मूला बना सोल्यूबिलिटी का, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू K अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। और ये जो है अगर हमें सोल्यूबिलिटी की वैल्यू मिल जाती है तो उस सोल्यूबिलिटी की वैल्यू पर से हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अगर वो सॉल्ट AB टाइप का है, ठीक है, AB का मतलब वो A प्लस और B माइनस इस टाइप के यूनिवैलेंट आयंस बनाएगा, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाएगा S²। अगर वो AB2 टाइप का है, AB2 टाइप का मतलब A प्लस 2 और ट्वाइस B माइनस, इस टाइप के उसके आयंस बनेंगे। तो उस टाइम में उसका जो KSP का फॉर्मूला दैट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो जाता है 4s⁻3, ठीक है। तो ये 4s³। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट की, ठीक है, और उसके बाद में हम उसकी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप KW की वैल्यू आप जानते हैं, वो होती है 1 × 10⁻14, ठीक है। ये वैल्यू हम इस कोलरॉच लॉ पर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, KW का इक्वेशन आप जानते हैं, दैट इज इसके आयंस है, वाटर के आयंस H प्लस और OH माइनस, तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट दैट इज़ द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कोलरॉच लॉ जो है लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2O वो क्या बनेगा, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें मिल गई, तो ये है उसकी टोटल वैल्यू, ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H2O। अब
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यूबिक सेंटीमीटर में कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल्स। ये हमारा फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस पर से वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑयल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी हमने देखा है उसका जो कंडक्टेंस है वो मिला हमको 548.3। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाटर का है 5.54 इंटू 10⁻⁸। इसे सॉल्व किया तो मिली हमको ये वैल्यू। क्या वैल्यू है ये, वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑयल्स का वाटर के। ठीक है, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑयल्स हम वाटर के ले लेते हैं तो उन ऑयल्स के लिए इतना वॉल्यूम हमको लगेगा, दैट इज़ 98.97 इंटू 10⁸। ठीक है, अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑयल्स के लिए हुआ इतना। अगर हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हम इतने वॉल्यूम का वाटर ले लें तो उसमें कितने ऑयल्स जाएंगे, सो उसमें जाएंगे इतने ऑयल्स। ठीक है, दैट इज़ 1/98.97 इंटू 10⁸ डिवाइड कर देंगे हम 1 को उससे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। तो ये इतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑयल्स रहेंगे कितने वॉल्यूम में, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बन गया ये कितना बन गया, ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम उसे एसआई सिस्टम में निकालें मोल पर लीटर में तो वो बनता है, क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू बन जाएगी 1.01 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब ये जो है H प्लस या फिर OH माइनस की वैल्यू निकली, दोनों की वैल्यू सेम होते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इस KW के फॉर्मूले में डाल के तो हमें मिल जाता है KW, दैट इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन कोलरॉच लॉ का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो है इस कोलरॉच लॉ पर से हम वीक एसिड्स के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे अगर हमने कोई वीक एसिड कंसीडर कर लिया, सपोज हमने वीक एसिड कंसीडर कर लिया HA, तो उसका डिसोसिएशन कैसे रहेगा, HA एक्वस कंडीशन में ले रहे हैं वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में इक्विलिब्रियम बनेगा उनके बीच में, क्योंकि वीक एसिड है वो, तो H प्लस और A माइनस। ठीक है, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम इसको अप्लाई कर देते तो A का फॉर्मूला दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हुए हमारे प्रोडक्ट्स, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो दो प्रोडक्ट है H प्लस और A माइनस, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमारा न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर में एक ही रिएक्टेंट है तो वो होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बना हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फॉर्मूला। अब सपोज हमने जो एसिड लिया है वो हमने लिया है 1 मोल। ठीक है, अब इनिशियली इसका वॉल्यूम जो हम लेंगे 1 मोल लेंगे वॉल्यूम VDM क्यूब में। ठीक है, अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कंसिडर कर रहे हैं अल्फ़ा इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये कंसिडर करना है हमें। अब ये है उसकी रिएक्शन, इस तरीके से डिसोसिएशन होता है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमने कहा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने कहा कि अल्फ़ा हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डिसोसिएट हो गए, जितने डिसोसिएट होने थे तो वो हो गए, तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ गए समझो। ठीक है, तो इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या रहेगा, HA का कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कितने प्रेजेंट रहेंगे HA मॉलिक्यूल्स में। हमने लिया था 1 मोल, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया अल्फ़ा, मतलब सपोज इतने डिसोसिएट हुए तो बचे कितने, जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ वो बचे कितने, 1 माइनस अल्फ़ा। इतने डिसोसिएट हो गए, लिए थे इतने, तो जितने नहीं हुए वो बचे 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और H प्लस कितने फाइंड आउट तैयार होंगे और A माइनस कितने। तो एक मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होता है तो एक H प्लस बनेगा और एक
ए माइनस बनेगा। वैसे ही अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो H प्लस कितने बनेंगे, अल्फ़ा, और ए माइनस कितने बनेंगे, अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम 10 ले लेते हैं तो 10 H प्लस और 10 ए माइनस मिलेंगे डिसोसिएशन होने के बाद में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, तो H प्लस कितने बनेंगे, अल्फ़ा, और ए माइनस भी बनेंगे अल्फ़ा। ठीक है, तो जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना होगा, वॉल्यूम कितना लिया था हमने V, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या बना 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय V, और इनका बना अल्फ़ा बाय V और ए माइनस का भी अल्फ़ा बाय V। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA मिला हमको 1 माइनस अल्फ़ा बाय V, H प्लस और ए माइनस का हुआ अल्फ़ा बाय V। तो हम इस फॉर्मूले में उनको पुट कर देंगे के ए के फॉर्मूले में। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर इन V स्क्वायर, ये नीचे भी V है तो एक V तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या फिर यहाँ पर, ये नीचे में एक V बचा रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से है अल्फ़ा बाय V इंटू अल्फ़ा बाय V डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बाय V। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बाय V इंटू अल्फ़ा बाय V इंटू V बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए, ये हो गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, और नीचे बचा रहा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू V। ठीक है, तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा इंटू V। अब ये जो है V दैट इज़ वॉल्यूम, आपको पता है C इज़ इक्वल टू 1 बाई V, ये बहुत बार देख भी चुके हैं हम। ठीक है, तो C इज़ इक्वल टू 1 बाई V, वो वैल्यू पुट कर देंगे इस पर 1 बाई V, ये 1 बाई V जो है ये बन जाएगा C। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, इंटू C। तो क्या बना फॉर्मूला फिर, के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा इज़ नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसे हम 1 कंसिडर करेंगे तो फार्मूला बचा क्या हमारा, के इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाय वी या फिर के ए इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाय सी। उस पर से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू वी और अल्फ़ा इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाय सी। ये सारे फार्मूलेज बनते हैं। मेन हमारा क्या है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज़ के ए। तो हम जो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमने इसके पहले एप्लीकेशन में देख लिए है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोलरॉच लॉ पर से। ठीक है, वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और उस पर से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम टाइप से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी, वीक बेस के लिए भी कर सकते हैं। सेम डेरिवेशन है, सिर्फ चेंज यहाँ पर के ए की जगह पर आपको के बी लिखना है, और जो एग्जाम्पल है जनरल एग्जाम्पल वो एच ए की जगह पर बी ओ एच लेना है क्योंकि ये बेस है इसलिए। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट ख़त्म होता है कोलरॉच लॉ का। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्वेश्चंस पूछिए, उसके आंसर दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नेक्स्ट जो कंडक्टेंस है उनके एप्लीकेशन। ठीक है, कंडक्टेंस मेजर करने के बाद में उसके कुछ एप्लीकेशंस हम कंडक्टेंस यूज़ करके हम कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, और वो लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। तो यहाँ पर आपका ये वीडियो ख़त्म होता है।